एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल 8 ऑनलाइन क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक, और बिल्कुल आसान भाषा में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? तो प्रारंभिक कथन, ये आपका चैप्टर का नाम है। इसमें हमको पढ़ने के लिए क्या मिलेगा? क्या, कब, कहाँ और कैसे। कब यानी कि कोई भी घटना कब घटी, क्या, कौन सी घटना घटी, कहाँ घटी और कैसे घटी, इसके बारे में हिस्ट्री से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। इस बुक पढ़ने से हम कोई भी घटना यदि कल घटती है तो उस घटना को हम आज जानने के लिए या तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या तो रेडियो सुनते हैं, या तो टेलीविज़न देखते हैं। इसी तरीके से कोई घटना यदि 100 साल कईयों साल बाद घटी तो उसे हम कैसे जान सकते हैं? या तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे वह घटना याद हो तो फिर उनकी स्मृतियों से हम जान सकते हैं, या कुछ कईयों साल वर्ष पहले की घटना है उसे हम जानने के लिए कोई शिलालेख या कोई भोजपत्र पे लिखा हुआ हमको अवशेष मिल जाए, उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। रसीदा एक लड़की का नाम है। यह जो आप चित्र देख रहे हैं ये एक रसीदा लड़की है। यह क्या कर रही थी? एक दिन अखबार पढ़ रही थी। रसीदा बैठकर अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, यानी कि जब रसीदा अखबार पढ़ रही थी तो अचानक उसकी नज़र एक सुर्खी पर पड़ी जो 100 साल पहले पहले की वह घटना थी। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले यह घटना हुआ था। जब रसीदा एक अखबार पढ़ रही थी तो उनका नज़र एक घटना पे पड़ी, और उस घटना का घटने का क्रम जो था वो 100 साल पहले का था। तो रसीदा यह सोचने लगती है कि कैसे कोई पता कर सकता है कि 100 साल यह घटना घटी भी है या नहीं घटी है। तो इससे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि यह घटना 100 साल पहले घटी है या ना घटी है? तो इससे पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। यानी कि कल जो क्या घटना हुई थी वह हम आज कैसे जानते हैं? या तो सुबह में हमें न्यूज़पेपर मिल जाए, या हम टेलीविज़न देख लें, या हम रेडियो का टेलीकास्ट सुन लें, रेडियो सुन लें, उससे हमें यह पता चल जाता है। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति याद हो। यानी कि कुछ साल पहले क्या घटना हुई थी इसके बारे में हम जानने के लिए क्या करेंगे? किसी व्यक्ति से बात करेंगे जिसको स्मृति यानी कि वो घटना के बारे में याद है, उनसे भी हम पता करके उसके घटना के बारे में जान सकते हैं। व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति याद हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे पता लगा? यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कितना दिन जिंदा रह सकता है? 60 साल, 70 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष, 105, 125, इससे ज़्यादा कोई व्यक्ति नहीं जिंदा रह सकता है। वो भी आप देखेंगे कि पुराने जो प्राचीन काल के लोग थे वो अधिक दिन तक जिंदा रहते थे, और आज के ज़माने में क्या है, ये अधिकांश लोग 60-65 की उम्र में ही चल बसते हैं। तो बहुत ही कम लोग हैं जो 100+ के हैं। तो उनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, वो भी 100 साल का है, जितने साल के वो हैं। और उनसे पहले की जो जानकारी हमें प्राप्त करना है तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? या तो कोई शिलालेख मिल जाए, यानी कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, कोई भी आदेश देते थे तो वो क्या करते थे, अपने एक शिला लिखवाते थे और उस शिलालेख को अपने राज्य के बाहर लगा देते थे। जो आदेश उस शिलालेख पर लिखा हुआ रहता था उस आदेश को जितने भी प्रजा थे उनके राज के, उन सभी को क्या करना होता था, उस आदेश को मानना पड़ता था। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ कल, यानी कि जो बीता हुआ कल है उसके बारे में हम क्या जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं? तो इसके बारे में हम इस वक्त विस्तार से बात करते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, यानी कि जो बीता हुआ कल है उसके बारे में हम लोग क्या बहुत कुछ जानकारियाँ ले सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहा करते थे। अतीत यानी कि जो प्राचीन काल के लोग थे वह क्या खाना खाते थे,
कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरीके का वो अपना घर बनाकर रहते थे। आखेटो, आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यानी कि शिल्पकार, गीतकार, उसके बाद में व्यापारी, ये सारी जानकारियाँ हम क्या करते हैं, अतीत के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेला करते थे, कौन सी कहानियाँ सुनना पसंद करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन सी गीत गाया करते थे। ये सारी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे, यानी कि जो लोग थे प्राचीन काल के वो कहाँ रहते थे, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो इस सब के लिए क्या करना होगा, हमको बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है, सब जाकर हम लोगों को ये सब जानकारियाँ क्या मिलती है। कई लाख वर्षों पहले लोग इसी नदी के तट पर रहा करते थे। यानी कि कई लाख वर्ष पहले लोग, जो नर्मदा नदी है इसी के तट पर क्या करते थे, रहा करते थे। यहाँ रहने वाले प्रारंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करने वाला, और कुशल का अर्थ होता है अपने काम में माहिर होना। ये लोग संग्रह क्या करते थे, भोजन। यानी कि प्राचीन काल के लोग जो लोग थे वह केवल इतना ही सामान संग्रह करते थे जिनका उनका भोजन अच्छी तरीके से व्यतीत हो जाए और खान पान की व्यवस्था अच्छी तरीके से हो जाए। आजकल के ज़माने में आप देखिएगा कि हुआ क्या है, सभी लोगों को धन इकट्ठा करने के चक्कर में वो अपने आप को कब पीछे छोड़ दे रहे हैं इसका कोई पता नहीं चल रहा है। उनके जितने भी साथी संगाती, यहाँ तक के तो लोग आजकल अपने बाप मातारी को भी पीछे छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, उनको भी ले जाकर वृद्ध आश्रम में डाल देते हैं। वो क्या, धन इकट्ठा करने के चक्कर में। और होता है क्या कि साथ में वो कुछ नहीं लेके जाते हैं, कि वो जाना है सबको खाली हाथ है। और ये झूठ मूठ के इस ज़माने में क्या, धन इकट्ठा करने का सबके पास केवल होड़ लगा हुआ होता है। ऐसा कभी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के किनारे रहा करते थे। यानी कि जो नर्मदा नदी है इसी तट के किनारे लोग रहा करते थे। यहाँ रहने वाले प्रारंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। या क्या करते थे, जो आसपास के विशाल जंगल थी वहाँ से क्या करते थे, अपना भोजन इकट्ठा करते थे। अपने भोजन के लिए जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे जड़, कंद मूल, फलों तथा जंगलों से अन्य उत्पादों से संग्रह किया करते थे, जो जानवरों की आखेट भी किया करते थे। यानी कि जो प्राचीन काल के लोग थे जो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे, वो पास के जो घने जंगल, यानी कि जितने भी नर्मदा नदी के किनारे जंगल थी, प्राकृतिक संपदा थी, वहाँ से वो कंदमूल इकट्ठा करते थे और उसी को अपना क्या करते थे, भोजन बनाते थे। कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। यानी कि उत्तर पश्चिम में क्या है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं। यह आप देख सकते हैं उत्तर और पश्चिम की ओर। ये रहा आपका ऊपर उत्तर और पश्चिम की ओर, इस तरह देख सकते हैं। यही यहाँ पे किरथर है और यहाँ पे क्या है, सुलेमान पहाड़ियाँ हैं। इसका क्या करना है, आपको पता लगाना है मैप में। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों का क्या किए थे, उपजाना प्रारंभ किए थे। कौन सी जगह है, किरथर और सुलेमान एक पहाड़ी जगह है जहाँ पे सबसे पहले स्त्री और पुरुष गेहूं और जौ का उत्पादन शुरू किए थे। किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में जो व्यक्ति वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करते थे, वो सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उत्पादन प्रारंभ किए थे और गाय, भैंस, बैल जैसी पशुपालन भी प्रारंभ किए थे। यह गांव में रहने वाले थे। क्या करते थे, ये सब लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। इस मैप में आपको कौन सा जगह पता लगाना है, गारो और विंध्य पहाड़ियाँ। ये रहा आपका विंध्य पहाड़ियाँ।
मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का क्या करना है, पता लगाना है आपको। जो मानचित्र दिया उसमें सिंधु तथा उसकी सहायक नदी का पता लगाना है। सहायक नदी होता है क्या कि जो मुख्य नदी में आकर मिल जाए उसे सहायक नदियाँ बोलते हैं और गिरती है। तो आइए हम देखते हैं मैप में अब आपका कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो ये रहा आपका सिंधु नदी, और सिंधु नदी का सहायक नदी आपका सतलुज नदी है, उसके बाद में रावी नदी है, चेतना नदी है, उसके बाद में झेलम नदी है, ये सारी ब्यास नदी है। ये सारी नदियाँ आपकी सिंधु नदियाँ की क्या है, सहायक नदियाँ। और सिंधु नदी कहाँ जाकर गिरती है, देखिए यहाँ पे आपको अरब सागर में जाकर आपकी जो सिंधु नदियाँ है गिरती है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है। सहायक नदियाँ उस नदी को कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है और वो बड़ी नदी जाकर किसी सागर में गिरती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। यानी कि जो यह सिंधु नदी के जितने सहायक नदी हैं, इन नदियों के किनारे कुछ नगर क्या हुए, फले फूले। गांव व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। लगभग 2500 वर्ष पहले जो ये सिंधु नदी है इसके किनारे किनारे बहुत सारे नगर बसे, फले फूले और क्या हुए, विकसित हुए। क्यों, देखिए आजकल के ज़माने में होता है क्या कि आजकल के हम लोग हैं जो आधुनिक ज़माने के लोग हैं, जो हम लोग पानी की आवश्यकता पड़ी है तो हम कहीं भी ट्यूबवेल या बोरिंग करके या चापाकल लगा के पानी की आवश्यकता अपना पूरा कर लेते हैं। और वहाँ से अपना पानी संग्रह, वहाँ से पानी हम लोग हेडपम्प के द्वारा या मोटर के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा निकाल कर अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। मगर पुराने ज़माने में होता क्या था कि इतनी अधिकांश टेक्नोलॉजी नहीं थी और जितने भी लोग थे वो कहीं ना कहीं समुद्र के तट या नदियों के किनारे बसे हुए थे, क्योंकि वो अपना पानी का पूर्ति जो थे समुद्र या नदियों से कर लेते थे। तो उनकी एक समस्या जो मानव के सबसे मुख्य समस्या पानी की होती है वो अपना नदी या समुद्र से पूरा कर लेते थे। और भोजन की रह गई उनकी भोजन की समस्या, तो वो अपना जंगल से पशुओं का आखेट कर लेते थे या वहाँ से फल, कंदमूल या कुछ पेड़ के जड़े वड़े निकाल कर अपना भोजन बनाते थे। गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ सोन का पता लगाओ। यानी कि जो आपका मैप दिया हो इसमें गंगा तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाना है। तो आइए हम एक बार फिर मैप पे चलते हैं और देखते हैं कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये रहा आपका गंगा नदी, ये रहा आपका गंगा नदी। और गंगा नदी की सहायक नदी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी है। यमुना नदी, ये भी क्या है, गंगा नदी की सहायक नदी है। चंबल है, ये क्या है, गंगा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद में सोन नदी, ये भी देखिए आप आके यहाँ पे गंगा नदी में ही मिलती है और यहाँ से जाकर कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये जितने सारी नदियाँ हैं सब गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी कि वर्तमान में बिहार कहलाया। यानी कि जो प्राचीन काल का मगध राज्य था वो क्या है, वर्तमान में बिहार कहलाया। और बिहार नाम क्यों पड़ा बिहार का, इसके ऊपर भी बौद्ध संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। जो बौद्ध संप्रदाय के लोग थे वो रहने के लिए क्या करते थे, अपना एक आश्रम बनाते थे, कुटिया बनाते थे और उस कुटिया का नाम क्या, बिहार पड़ता था। और उन्हीं के कुटिया के नाम पर ही हमारा जो राज्य बिहार है इसका नाम बिहार पड़ा। इसके गंगा नदी के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। यानी कि जो गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र थे ये प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। ये आज के डेट में बिहार नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। यानी कि जो मगध के शासक थे वो बहुत ही विशाल शक्तिशाली शासक थे और यह एक विशाल राज्य की स्थापना किए थे। देश के अन्य हिस्सों
में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। यानी कि हमारा जो देश है इसके अन्य राज्यों में इसी तरीके से मगध के जैसा ही विशाल राज्य की स्थापना किया गया था। लोगों ने सदा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से के यात्रा के लिए कभी कभी हिमालय जैसे ऊंची पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। यानी कि होता क्या था कि पहले के ज़माने के जो लोग थे दूसरे राज्य जाने के लिए वो क्या करते थे, या तो समुद्री मार्ग अपनाते थे, या तो जंगल का मार्ग अपनाते थे, या तो नदियों द्वारा जाते थे, जो समुद्री जहाज या नाव वगैरह के थ्रू। जहाज तो हुआ नहीं करता था पुराने ज़माने में, वो समुद्री नावों के सहारे जाया करते थे एक जगह से दूसरे जगह। वह रास्ता उनको बहुत जोखिम भरा हुआ था। जैसे पहाड़ी पर से कभी लुढ़क के गिर गए तो उसमें मर गए, कभी नाव डूब गया तो उसमें मर गए, जंगल से जा रहे हैं तो उसमें खूंखार जानवर होते हैं, वो कभी उन्हें काट मार के खा जाया करते हैं। ये समस्या ही है। कभी हिमालय ऊंची जैसे पहाड़ियाँ, रेगिस्तानी, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा क्या जोखिम भरी होती थी। फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं होती। यानी कि इतना भी कठिन होते हुए भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं होती, और वह क्या करते थे, यात्रा करते ही थे। कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। होता क्या है कि मान लीजिए प्राचीन काल में जहाँ पे लोग रह रहे थे, अभी मान लीजिए हम यहाँ पे रह रहे हैं, या तो हमें यहाँ पे रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर हम यहाँ से पलायन करके दूसरे जगह पे जाएंगे अपने रोजगार को प्राप्त करने के लिए, या तो यहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बहुत भारी आपदा आ जाए, जहाँ से मजबूरी बस हमको क्या करना पड़े, इस जगह का त्याग करना पड़े और दूसरे जगह पर जाना पड़ जाए। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाया करते थे। यानी कि होता क्या था कि पहले के ज़माने में राजा महाराजा होते थे, वह अपने राज को विस्तार करने के लिए अपनी सेना को एक राज्य से दूसरे राज्य भेजते थे, और दूसरे राज्य में जाकर आक्रमण करें और वहाँ पे क्या करें, इस राज्य का पताका लहराएं और उस राज्य को भी इस राज्य में मिलाकर यह राजा उस राज्य पर क्या करे, शासन करे। तो इस क्रम में भी इस राजा के सैनिक होते थे वह पलायन करते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। होता क्या था कि जब व्यापारी के जो झुंड व्यापारी होते थे वह कभी कभी झुंड बनाकर चलते थे, ताकि उन पर कोई आक्रमण न कर दे, कोई डकाए तो उन पर कोई डाका न डाल दे, तो इसलिए वह झुंड बनाकर चलते थे। ठीक, सिंगल व्यक्ति रहेगा तो कोई भी उस पर आक्रमण कर सकता है, कोई भी डाका डाल सकता है। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाते थे। यानी कि जो धार्मिक गुरु होते थे वह क्या करते थे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाते थे। वह क्या करते थे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। कुछ लोग तो अपने राज्य के बारे में एक राज्य से दूसरे राज्य को बताने के लिए जाते थे। कुछ लोग अपने व्यापार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे। आज लोगों यात्राएं क्यों करते हैं, यानी कि आज लोग यात्रा, पुराने ज़माने में तो लोग यात्रा करते ही थे, मगर फिर भी आज भी लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते हैं। या क्यों करते हैं, एक बार फिर से मानचित्र को देखिए। कौन सा मानचित्र, 1 पॉइंट को जो देखो, पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्रों इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाएं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। यानी कि जो भी सीमाएं होती थी वो बहुत ही खतरनाक जानवरों, जंगलों, पहाड़ियों, पर्वतों से घिरा हुआ होता था, जहाँ से आप क्रॉस कीजिएगा तो समझिए कि आप मौत के मुंह में ही जा रहे हैं। अभी भी आप देखिएगा तो किसी भी राज्य या किसी भी देश का भी जो सीमा होता है वो कहीं ना कहीं आपको पर्वत, पहाड़ियों या नदियों से घिरा हुआ होता है, या तो समुद्र से घिरा हुआ होता है, तो उसे पार करना बहुत ही कठिन होता था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को
छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बारे में भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। क्या हुआ, कुछ लोग क्या किए कि वो अपना पर्वत पहाड़ियों से पार करके दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में गए और वहाँ पे ही अपना गुजर बसर करने लगे और वहीं पे बस गए, वहीं के क्या हुए, मूल निवासी बन गए। इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को क्या किया, समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशते, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। यानी कि हुआ क्या है कि जब एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते हैं तो कुछ तो अपना सांस्कृतिक सभ्यता वहाँ तो लेके जाते हैं अपने साथ साथ, और कुछ सांस्कृतिक व्यवहार वहाँ के लोग का भी क्या करते हैं, अपने अंदर लाते हैं। और जो इनमें गलतियाँ होती है तो ये उनके संस्कृति से देखकर सुधार करते हैं, और जो उन लोगों में गलतियाँ होती हैं वो कुछ जो लोग यहाँ से जाके वहाँ बसते हैं वो इन लोगों की संस्कृतियों से क्या सुधार करते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम जिस देश में रहते हैं इस देश के नाम के लिए इंडिया, भारत नाम का प्रयोग करते हैं। तो हम जानते हैं कि अपने देश का नाम इंडिया तथा भारत पड़ा कैसे। इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ है जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हितोस, यानी कि जो सिंधु नदी है इसको क्या कहा, हितोस का, इंडस का। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के प्रारंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए किया गया। यानी कि जो ये भारत है, यह भारत का प्रयोग जो सिंधु नदी के पास के जो समूह के जो लोग थे उन लोगों के लिए भारत का प्रयोग किया गया था, और बाद में इसी भारत का प्रयोग अपने देश के नाम के लिए किया गया। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसका जो बाकी भाग रह गया होगा आपको अगले वीडियो में पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।